हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शौंदी और आज हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। 24-28 सेशन में आया हुआ है। इसका फुल मार्क्स कितना है? 50 है। टाइमिंग आप देख सकते हैं और इसका कंटेंट वीडियो भी अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है देख ले, फिर ये देखे तो और ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? सब समझ में आएगा। और इसका मल्टीपल वीडियो ना ये ओल्ड वीडियो बहुत सारा जो हम लोग पीछे ये अपलोड किए हैं, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर है। तो आइए हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि बापू पाठ्य पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो बापू पाठ्य पुस्तक के रचनाकार है उनका क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ओके, अब कुछ इस बुक के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानेंगे इस बुक के बारे में कि ये बुक पब्लिश कब हुआ था? बापू पाठ्य पुस्तक है जो, ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1947 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1947 में पब्लिश हुआ था। और इस बुक में किनके बारे में है? तो हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में है, उनके जीवन के आदर्शों के बारे में है, उनका जो हमारा स्वतंत्रता दिलाने में जो उनका योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके बारे में है। और ये क्यों इसे हमें पढ़ना चाहिए? ताकि उनके जीवन के आदर्शों को हम अपने जीवन में क्या कर सके? उतार सके, है कि नहीं? वो एक, हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पथ निर्देशक भी हम लोग बापू को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अहिंसा के रास्ते में भी रह के हम लोग आज़ादी को या भी कोई अपने लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बिना खून खराबा, बिना हो हल्ला के। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जो अभी हमारा जो सोनम वांगचुक का जो था हंगर स्ट्राइक, उसमें क्या था? उनका भी तो वही कहना था। अब इतना बड़ा भीड़ रहेगा तो ज़रूरी नहीं उनके बात को सब फॉलो करेगा और ये करेगा। तो हाँ, भीड़ थोड़ा बेकाबू हो गया, लेकिन उनका मेन मोटो क्या था कि हम लोग शांतिपूर्ण जाएंगे, अपना डिमांड रखेंगे। और देखिए फुलफिल भी हुआ कि नहीं? आप ऐसे ही सोचते कि खून खराबा करेंगे, पुलिस को मार देंगे, अगर पुलिस हमको मार रहा है तो फिर क्या होता? इसमें हिंसा आ जाता है ना। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका ख में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ। ओके, तो आपको अगर इतना सिमरिया गांव याद नहीं भी रहता है तो बेगूसराय तो याद ही रहेगा, बिहार याद ही रहेगा, तो इसको याद रखना है, बिहार। ओके, अगर आप ऐसे याद नहीं रहेगा तो सिंह, सिंह लोग अधिकतर बिहारी होता है कि नहीं? ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ग में देखिए, बापू काव्य पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन मतलब ये पब्लिश कब हुआ? तो अभी हम लोग बात किए इसमें कब हुआ है? 1947 में हुआ है। फिर घ में है पारिभाषिक शब्दावली, कुछ समस्याओं के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भोला नाथ तिवारी हैं। फिर अंगम है आपका बापू काव्य संग्रह में बापू को समर्पित कितनी कविताएं? जो ये बापू काव्य संग्रह, संग्रह का मतलब कलेक्शन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा उनके बारे में कलेक्शन हो अलग अलग। तो कितने हैं टोटल? तो टोटल 7 कविताएं हैं। सातों में उनके कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान, उनका जीवन का जो रहन सहन था, पहनावा ओढ़ावा था, सिंप्लिसिटी था, उनका व्यवहार था, उनका हिंसा में चलने का जो भी प्रेरणादायक निर्देश थे, सब इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्यों हमें ये सब पढ़ना चाहिए? ताकि हम अहिंसा के रास्ते में रहें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये लॉन्ग आंसर टाइप में है कि बापू काव्य की समीक्षा करते हुए उसमें अंतर्निहित कवि के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको यहाँ पे क्या करना है? समीक्षा करना है इस काव्य का। और आपको जो इस कविता का लिखने या बुक का लिखने का क्या, हमारे जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनका क्या उद्देश्य रहा है, ये क्या चाहते हैं कि ये बच्चे क्यों पढ़े, ये क्यों लोगों तक पहुँचे और उनके बारे में क्यों लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बताना है। कितना में हुआ है भाई जन्म इनका? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कितना में हुआ? ये आप कमेंट कीजिएगा। रहते कहाँ है? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में रहते हैं। ठीक है, ये बुक का पब्लिश कब हुआ? तो 1947 में हुआ। और एक क्या क्वेश्चन था हमारा इसमें कि क्या था, भूल गए, आप ही लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अब इसमें बापू काव्य की समीक्षा करते हुए इसमें अंतर्निहित कवि के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। क्या ऑब्जेक्टिव था इनका?
तो सबसे पहला बापू राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, उनके पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ठीक है, उनके आदर्श, उनके क्या-क्या आइडियल्स थे, आदर्श थे, वो क्या चाहते थे आखिर जनता से, तथा राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया। वो चाहते तो आराम से लंदन में मजिस्ट्रेट बन के भी वो क्या करते, अपना जीवन पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया आया, सादगी को अपनाया, है कि नहीं, जिंदगी धोती और उसमें पार कर दिया, लोगों के लिए पार कर दिया। इतने अनशन में बैठे हैं तो किसके लिए बैठे, अपने देश के लिए बैठे, अपने भारत माँ के लिए बैठे हैं, है ना। चलिए, यह काव्य गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि एवं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब ये क्या है, आप देखते होंगे अभी जैसे कोई कोई भी जैसे हाल ही में अभी क्या आशा भोसले का मृत्यु हुआ है कि नहीं, सिंगर, तो उनको सबका अपना अपना जरिया है ना। जैसे फिल्म, टीवी वगैरह में आप देखते होंगे, इंडियन आइडल चाहे कुछ में भी, या फिर कोई शो रख देता है जिसमें उनको क्या कंट्रीब्यूशन देता है, उनका आदर करता है, उनके गाने गाता है, सबका अलग अलग तरीका है। तो अब इसमें कवि का क्या भूमिका है, कवि क्या करेंगे, वो तो अब गाना नहीं गाएंगे और ये करेंगे, वो लिखेंगे, ठीक है, उनमें लिखने की क्षमता है, शक्ति है, उनको ऐसा मिला हुआ है आशीर्वाद, तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे। तो वही उनके लिए एक टाइप ऑफ श्रद्धांजलि हो गया ये पुस्तक लिखने का और उनके बारे में लिखने का, ठीक है। और लिखने के बाद क्या है भाई, विचारों का आचार प्रसार करना। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, है कि नहीं। ये तो मौखिक रूप से आजकल आप देखते होंगे कितना ही घर में हम लोग बात करते हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, इनके बारे में हम कितना ही बात करते हैं। हमें रील्स चलाने में फुर्सत है, तो ये हम क्या करते हैं, अपनी किताबों के जरिए, अपने स्टडी के जरिए हम लोग इनको जानते हैं, है ना। तो और क्यों जानना चाहिए भाई, तभी तो पता चलेगा कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था, वो कैसे व्यक्ति थे, उनका रहन सहन क्या था, क्या आदमी सादगी में रह के इतना आगे बढ़ सकता है, क्या एक अकेला मनुष्य उस मुकाम तक पहुंच सकता है। बहुत सारी जो जो अगर इसमें किसी बच्चा को पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट होगा तो वो समझ सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ना, जानना, और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। चलिए, फिर है क्या है, बापू काव्य की समीक्षा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। क्या समीक्षा करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा इसमें, इस काव्य में गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता के आदर्शों का चित्रण किया गया है। तो गांधी जी के जो वो सत्यवादी थे, और हम लोग को भी हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे हम लोग बोल देते हैं कभी कभार झूठ, लेकिन चलता है, लेकिन कोई कोई आदमी होता है कि 1 घंटा में 4 को झूठ बोलता है। उस तरह आप अपने जीवन को अंधेरे में डाल रहे हैं, ट्रस्ट में। कोशिश कीजिए कि झूठ ना ही बोले, और ऐसा भी कोई व्यक्ति आजकल नहीं बचा है जो झूठ नहीं बोलता, लेकिन कम बोलना है, ठीक है। चलो, अहिंसा, अहिंसा मतलब खून खराबा, मारपीट, हिंसा हम लोग नहीं करेंगे, ओके। प्रेम और मानवता के आदर्शों का चित्रण किया गया। इसीलिए वो लोग जो अंग्रेज थे वो महात्मा गांधी को भी बहुत वो लोग इज्जत करते थे। अगर आप देखे होंगे तो अगर बहुत उसको जेल भी ले जा रहे हैं तो बहुत इज्जत से ले जाते हैं। तो क्या, उनके स्वभाव के कारण, है ना। कवि ने गांधी जी को केवल एक नेता नहीं बल्कि युग पुरुष और मानवता के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। अभी इनको सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये एक लीडर है, नेता है, ठीक है, जनता से चाह रहा है कुछ, इनको पोस्ट चाहिए, कुछ वर्ग चाहिए, ऐसा नहीं। ये क्या था, एकदम मानवता के एकदम मार्गदर्शक, मतलब ये सिखाने वाले, हाँ इनको हम फॉलो करेंगे तो भाई बहुत आगे जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद है भाषा सरल, प्रभावशाली तथा ओजपूर्ण। भाषा क्या है, बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, प्रभावशाली है, ठीक है। अब देखिए क्या है, काव्य में देशभक्ति, त्याग, नैतिकता, सामाजिक समरसता की भावना दिखाई देती है। और काव्य में आपको क्या दिखेगा, देश के लिए भक्ति, कि भाई वो इतना प्यार कर सकते हैं तो हम अपने देश के लिए तो उनके जितना नहीं तो 5% भी तो कर ही सकते हैं। इतना भी तो हम लोग आजकल ये नहीं है कि अब देश के ही पीछे लगे रहेंगे, है कि नहीं। ऐसा हो गया है हम लोग का सोच, लेकिन क्या है, हम लोग का देश को ही, हम लोग को देशभक्ति को सर्वोपरि मानना चाहिए, रखना चाहिए, है कि नहीं। फिर त्याग, हम लोग को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। त्याग करने का मतलब जान देना नहीं होता है, ठीक है। त्याग करने का मतलब यहाँ पे जान देना नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि अब मान लीजिए अभी देख रहे हो आप, इतना पेपर लीक हो रहा है, घूस हो रहा है, जो 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख दे रहा है, जिसके पास पैसा है, अगर वो नहीं देता है
ठीक है? अगर वो नहीं देता है और अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे रहा है कि नहीं भाई हम घूस नहीं देंगे, तो वो भी वो क्या हुआ? उसके लिए वो त्याग हुआ, सैक्रिफाइस हुआ कि हम कर पा रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो भी त्याग है, तो वो त्याग करना चाहिए हम लोग कि अपना लोभ को त्यागें हम, अवसरवादी ना बने। पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि खरीद रहे हैं हम, दे रहे हैं पैसा उसको, है कि नहीं? अगर कोई खरीदता नहीं, देता नहीं, हमेशा तो सरकार का गलती और अच्छा इसमें हम नहीं बोलेंगे अदरवाइज़ डिबेट हो जाएगा, लेकिन गलती क्या है? दोनों तरफ से है, ओके? चलिए, फिर इसमें करुणा, शांति, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया जाता है और विश्व बंधुत्व मतलब खाली अपने देश को लेके नहीं सोचना है, हम लोग को ग्लोबल पूरे विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना है। कवि का क्या उद्देश्य है लिखने का कि क्या है? महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार करना मतलब फैलाना, स्प्रेड करना, उनके बारे में बताना, लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए तो भाषा सरल है, वो राष्ट्र कवि है, राष्ट्र कवि। सोचो राष्ट्र कि उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा होगा, उनकी भाषा शैली बहुत सही रही होगी, तब तो उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। लेकिन फिर भी वो सरल भाषा में लिखे। क्यों सरल भाषा में लिखे? क्योंकि जान रहा भाई, हिंदुस्तान में अभी उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अगर हम हार्ड ही लिख देते पूरा और कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, सबको वो टीचर चाहिए, तो क्या फ़ायदा वैसे लिखा हुआ? वैसे में प्रचार प्रसार होगा? तो डिमांड के अनुसार जो उस टाइम चाहिए होता है, अगर उस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं लोग, तो उसी चीज़ उसको महान बनाता है। राष्ट्र कवि पूरा हार्ड हार्ड लिख देते हैं और हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा? फिर देखिए, सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। प्रेरणा मेरा नाम है गाइस, ठीक है? भूलना मत तुम लोग। तो फिर राष्ट्रीय एकता एवं मानवता का संदेश देना, राष्ट्र में यूनिटी बना रहे। इतना हम लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, फिर भी हम लोग में क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए कि हम एक देश के वासी हैं, ठीक है? और फिर मानवता का संदेश देना मतलब ह्यूमैनिटी नहीं खोना चाहिए, दूसरे को दुख में दुख होना चाहिए, दूसरे के सुख में सुख होना चाहिए, अवसरवादी नहीं बनना चाहिए। फिर समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। समाज में नैतिक मूल्यों का मतलब क्या है कि हमारा जो जस्टिस है, मतलब जस्टिस को क्या बोलते हैं? हाँ, न्याय, ठीक है? न्याय हो, ठीक है? अब जो हमारा मौलिक अधिकार है, चाहे हमारे जो भी अधिकार है उसको क्या करना? लोगों से प्यार से रहना, ईर्ष्या नहीं करना, ये सब क्या हमारा नैतिक मूल्य ही है, ठीक है? फिर नई पीढ़ी को गांधी जी के जीवन से प्रेरणा प्रदान करना। अब हम लोग क्या है, नई पीढ़ी है भाई, हम लोग को उनके जीवन से क्या मिलना चाहिए? प्रेरणा मिलना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए और ऐसे व्यक्ति हैं कि हाँ मिल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर एक भी आदमी वैसा निकल जाएगा तो सोच रहे हैं क्या होगा? अब देखिए ये हमारा क्या है, ज्ञान सागर ऐप का आइकन है, ठीक है? ज्ञान सागर ऐप का आइकन है। किन्हीं को इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी किट। कितना में? ओनली 60 रुपीज़ में। ओके, कितना में मिलेगा? ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा आपको। और अभी आप सेमेस्टर 1, 2, 3 किसी में भी सेमेस्टर 8 तक ही आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप अपने दोस्त लोग को भी, दोस्ताइन लोग को भी कर देना है, उन लोग को सजेस्ट। ख में आपका पारिभाषिक शब्दावली की समस्याओं का विवेचना कीजिए। क्या क्या इसमें समस्या थी, इसमें हम लोग को देखना है, विवेचना करना है। तो चलिए, पारिभाषिक शब्दावली से आशय है उन शब्दों से जिनका प्रयोग विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, चिकित्सा, विधि तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में निश्चित अर्थ में किया जाता है। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों के विकास के सामने अनेक समस्याएं हैं। देखो, इसको अगर हम आसान शब्दों में समझे ना, तो देखिए जो हम लोग डेली बोलचाल करते हैं या जो हम लोग का हिंदी साहित्य में जो शब्द मिल जाते हैं, इनसे ये काफ़ी अलग होता है, ठीक है? पारिभाषिक शब्दावली को हम लोग तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं, ठीक है? तकनीकी, ओके? ये हमारा मेनली किस में दिखाई देता है? आपको साइंस में दिखाई देगा। साइंस में देखते हो आप, कोई दवा का नाम, कोई ये का नाम, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो हम लोग हिंदी या डेली बोलचाल में नहीं करते हैं। और उसका क्या होता है, एक विशेष मतलब अर्थ होता है। जैसे यहाँ नहीं कि अलग-अलग वहाँ पर्यायवाची, अगर आप इसका यहाँ दूसरा जान जा रहे हो, वहाँ पे आप उस चीज़ को मतलब एग्ज़ैक्ट उसका एक ही मीनिंग है, उसका 2 मीनिंग नहीं हो सकता है। तो आप उस शब्द को वहाँ पे वही चीज़ से समझना होगा, अदरवाइज़ आपको पूरा गलत हो जाएगा, है कि नहीं? आप एक भी अगर दवा का नाम दूसरा से जोड़ देते हैं तो क्या होगा? गलत ही हो जाएगा ना। तो ये पारिभाषिक शब्दावली होते हैं और बहुत कठिन होते हैं,
ठीक है, जिसको हम लोग आम जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं और ज़्यादा हमारे ये में प्रचार प्रसार भी नहीं है उसका, ठीक है। हम उससे इतना परिचित भी नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे बजट हो गया, ये सब क्या है, पारिभाषिक शब्दावली के। धारा हो गया, ओके। ऑक्सीजन हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ओके। चलो देखो, अब इसकी क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, देखिए। एक ही शब्द के अनेक हिंदी रूप मिलते हैं, और अब हम लोग का हिंदी में क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाते हैं, लेकिन हमको साइंस में या किसी चीज़ में हमको एग्जैक्ट उसका मतलब समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। और साइंस में गलत होना मतलब समझ रहे हैं, साहित्य में चलो आप थोड़ा गलत भी समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइंस में आप गलत समझ रहे हैं तो वो आपका पूरा बेसिक ही खराब कर देगा। फिर देखिए, अंग्रेजी शब्द पर अत्यधिक निर्भरता। अंग्रेजी शब्द पर अत्यधिक निर्भरता क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे हैं जो, ऐसा भी तो नहीं है कि हम लोग का पारिभाषिक शब्दावली का शब्दकोश बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे हिंदी में, अंग्रेजी शब्द को ही क्या करते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी ऐसे ही लिखाएगा आपको, हिंदी जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन ही लिखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अत्यधिक निर्भरता है, ओके। सब चीज़ का आपको नहीं मिल जाएगा, आपको हिंदी एग्जैक्ट, है कि नहीं। चलो, कठिन एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, इसमें सही बात है भाई, बहुत कठिन होता है, आपको समझना पड़ेगा। फिर विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग शब्दावली का उपयोग। अब विभिन्न संस्थाओं मतलब विभिन्न अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेगा, अपना अलग अलग शब्दावली का वो लोग प्रयोग करते हैं। फिर है जन सामान्य में पारिभाषिक शब्दों का कम प्रचार प्रसार। अब जो हम लोकल से, अब हम लोग स्टूडेंट है तो जान रहे, अब हमारे मम्मी पापा थोड़ी जानेंगे उस बात को, तो वही बोल रहे हैं कि कम प्रचार प्रसार है। फिर है नई तकनीक के लिए नए शब्द का अभाव। अब जो अगर कुछ नया है तो उतना तो हमारा है नहीं इंग्लिश ये में पारिभाषिक शब्दों का संग्रह, तो क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। इसके समाधान क्या है, सरल एवं प्रचलित शब्दों का निर्माण, जो थोड़ा सरल हो और क्या हो, प्रचलित हो, उन शब्दों का निर्माण करना। हम लोग शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, मूल शब्द कुछ है, ठीक है, मूल शब्द है, उसमें या तो उपसर्ग लगाएंगे या प्रत्यय लगाएंगे, ऐसे करके बनाते हैं, शब्द का बढ़ाते हैं। फिर देखिए, सभी संस्थाओं में एक रूप शब्दावली का प्रयोग। अब हम लोग क्या होना चाहिए, हम लोग का कि सब जगह एक ही चीज़ का प्रयोग है, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, सही अर्थ हम समझ पाए सही समय पे। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का विकास। अब हिंदी में क्या, जैसे कि हम बात किए, ऐसे तो हिंदी हमारा बहुत सागर की तरह ये है, क्या विकसित है, लेकिन क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी में उतना नहीं है। हमारे पास सारे शब्दों के हिंदी अर्थ नहीं है, है ना, इसीलिए तो हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो उसी का विकास होगा तभी हो जाएगा, ये समाधान मिल पाएगा। फिर शिक्षा एवं प्रशासन में हिंदी पारिभाषिक शब्दों का अधिक उपयोग। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो शिक्षा एवं प्रशासन है उसमें हम लोग पारिभाषिक शब्दों का अगर अधिक उपयोग करते हैं तो हम उस चीज़ से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। प्रशासन मतलब पुलिस नहीं, जो हमारा प्रशासनिक कार्य होते हैं, जितना भी सरकारी गैर सरकारी, ठीक है, ऑफिशियल वर्क उसको बोला जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, अब है इसमें बापू काव्य का सारांश लिखिए। जो अगर वो पढ़े होंगे तो उसको पूरे अच्छे से आता होगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार बस रीड कर लेते हैं। भूमिका देखिए आपका क्या है, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं हिंदी ऑनर्स है तो एक लगातार रगड़ते गए पूरा, ऐसे करके नहीं लिखना है आपको। कॉपी भरने से ज़्यादा आपको पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है। ब्लैक पेन से भूमिका लिखना है, सारांश लिखना है, हर एक आंसर का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, फांकी नहीं मारना है। जब पढ़ के जा रहे हैं तो अच्छे से लिखना है। अब देखो, क्या सारांश है, क्या समरी है इसका बापू कविता का। तो बापू राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य कृति, ये तो हम समझ गए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे, उनके आदर्श यानी आइडियल्स के बारे में तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का वर्णन किया गया है, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को आज़ादी दिलाने में, ठीक है। सारांश आपका देखिए, इस वाक्य में गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग और सेवा और मानवता के आदर्श का वर्णन किया है।
गांधी जी का इसमें क्या पूरा जीवन इन्हीं चीज़ों में घूमता रहा। सत्य, वो हमेशा सत्य बोलते थे। अहिंसा, खून खराबा, मारपीट पे वो खिलाफ थे। प्रेम का उनका हमेशा रहा है। कोई भी मिलने जाता था, आप देखते थे, बिना प्रेम का, बिना राष्ट्रभक्ति, बिना देशभक्ति का प्रेम कैसे होगा, है कि नहीं। त्याग, त्याग की भावना, सब चीज़, पद वद जितना भी था, कुछ में उनको इंटरेस्ट नहीं था। बस देश की सेवा और यहाँ की जनता को जागरूक और देश को आज़ादी दिलाने में उनका था। फिर मानवता के आदर्शों का वर्णन कीजिए। मानवता का आदर्शों का वर्णन मतलब इंडिया में इतना आबादी है, अगर गांधी जी चुटकी बजा के कहते ना कि जाओ सब हमला कर दो, तो वो कर देते। लेकिन वो मानवता, वो जान रहे थे, सब समझ रहे थे कि हिंसा हम लोग नहीं करना है, तो बस उन्होंने नहीं किया, है ना। कवि ने गांधी जी को राष्ट्र का पथ प्रदर्शक बताया है। गांधी जी ने बिना हिंसा के भारत में स्वतंत्रता दिलाने का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज में समानता स्थापित करने का क्या किया, कोशिश का, इक्वालिटी, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी लिंग हो, सब में उन्होंने क्या किया, समानता लाने का प्रयास किया। भाईचारा, ब्रदरहुड, एक दूसरे का साथ देना, नैतिक मूल्यों का संदेश दिया। लोगों में प्रेम, सहानुभूति, संवेदनशील सब होना चाहिए। न्याय, कवि मानता है कि गांधी जी के विचार आज भी समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे। बिल्कुल सही है, उनके आज भी उनका जो निर्देश है, जो आदेश है और जो उनका विचार था, सब हमारे लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एवरग्रीन होता है ना, वैसा है कि नहीं। शांति का ही ये किए, तब ना आज जो झारखंड में भी जो हो रहा है, रांची में जितना भी जो मार्च वगैरह निकल रहा है, उनका भी यही है कि हम अहिंसा नहीं करेंगे। अदरवाइज कितना अच्छा एक वीडियो में बोला कि हमारा राज्य है, हम तोड़ फोड़ करेंगे तो किसका नुकसान होगा। कितना समझ रहे हैं, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो वो इन्फ्लुएंस्ड है, सब पढ़े लिखे सब जान रहे हैं, है ना। भाषा शैली देखिए, भाषा शैली इसकी कैसा है, सरल एवं प्रभावशाली भाषा है, ओज, करुणा एवं राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण, और हर एक लाइन में आपको राष्ट्र प्रेम दिखेगा, देशभक्ति दिखेगा, देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिखेगा, है कि नहीं। फिर है प्रेरणादायक एवं भावपूर्ण शैली। अब प्रेरणादायक मतलब एकदम मोटिवेटेड वाला और एकदम इमोशनल, या बोल सकते हैं कि जेन्युइन था। फिर है हमारा तकनीकी हिंदी की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डाली। तकनीकी हिंदी मतलब वही पारिभाषिक हिंदी, ठीक है। अब देखिए, तकनीकी हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। वही सब जो हमारा ऊपर हम लोग बताएं कि विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल लाइन हो, ठीक है, सब में इसी का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में इसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। अब इसका जैसे जैसे विकास हो रहा है, सब आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। फिर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अनेक सरकारी कार्यालयों में तकनीकी हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अनेक तकनीकी शब्दकोश एवं पारिभाषिक शब्दावली विकसित हो रहे हैं। आई थिंक दोनों क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, पारिभाषिक हिंदी और तकनीकी हिंदी सेम शायद नहीं है, ठीक है, आप इसको ये कर लेना। अब देखिए चुनौतियाँ क्या क्या है, कि मानकीकृत शब्दावली का अभाव, अंग्रेजी पर अधिक निर्भरता, तकनीकी पुस्तकों की कमी, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का अभाव। तो अंगम में क्या है कि कार्यालय हिंदी के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि हिंदी क्या है, लेकिन भाई कार्यालय क्यों जुड़ा हुआ है, तो सुनिए। सबसे पहले आप हिंदी के बारे में जानिए। हिंदी क्या है, हमारा राजभाषा है कि नहीं है। तो और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 343, ओके, 343 के ये में इसको घोषित किया गया है राजभाषा। ओके, क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि ये अति बहुत ज़्यादा विकसित है, और जो हमारा आम जनता में जनसंचार जो होता है वो हिंदी के माध्यम से ही होता है, अधिक बोला जाता है कि नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और एक बार समझ लीजिए कार्यालय हिंदी क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यालय, दफ्तर वगैरह में क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान इसी लैंग्वेज से करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं। जितना भी काम काज हो गया, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी इसकी भूमिका। देखिए, कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में पत्राचार, आदेश, अधिसूचना, प्रतिवेदन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है हमारा,
तो सारा जो लैंग्वेज यूज़ होता है वही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यालय हिंदी। हिंदी ही लैंग्वेज यूज़ होता है लेकिन अलग होता है, थोड़ा पोलाइट वे में होता है कि नहीं, जिसमें विनम्रता का भाव रहता है, तो वो चीज़ बोला जा रहा है। चलिए, इसका अब हिंदी का महत्व क्या है, कार्यालय हिंदी का महत्व सरकारी कार्यों को सरल एवं प्रभावी बनाना। सरकारी क्यों भाई, भाषा 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 से क्या मतलब है, कार्य में तो लोगों की स्किल होना चाहिए, उसका दिमाग होना चाहिए, तो भाषा देखो बच्चे क्यों नहीं है। अगर हमको हमको आता है खोटा, आपको आता है बंगाली, अब हम लोग दोनों लड़ेंगे कि नहीं भाई, हम अपना, तो आप अपना हिसाब से बंगाली से काम कीजिएगा और हम खोटा से करेंगे, तो कैसे काम होगा, आपको मेरा बात समझ में नहीं आएगा, आप मेरा बात नहीं समझिएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जिससे कार्य में क्या हो जाएगा, गति उसकी कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए, फिर प्रशासन और जनता के बीच संचार को सुगम बनाती है। अब जो प्रशासन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हम आम जनता है उसके बीच में कम्युनिकेशन को क्या बनाती है, सरल बनाती है, सुगम बनाती है, ठीक है, स्मूथ बनाती है। वो जो सरकार बोलती है हमें समझ में आता है कि नहीं। राजभाषा नीति को सफल बनाने में सहायक है। और जो हम राजभाषा घोषित किए हैं तो अब इनका हमें योगदान भी तो करना होगा कि नहीं, हमें हिंदी आनी चाहिए, है ना। फिर ये कार्यालय कार्यों में एक रूपता एवं स्पष्टता लाती है। अब एक रूपता यूनिटी लाती है। अब सब अलग अलग भाषा की नहीं, हमको बंगाली से काम आता है बंगाली से करेंगे, वो बोलेगा हमको उर्दू आता है उर्दू से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी। फिर ये हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार में योगदान देती है। अब इतने बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है तो जहाँ कमी आएगा हम उसमें क्या करेंगे, विकास लाने का प्रयास करेंगे। फिर ये आम नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी समझने में सुविधा होती है। जो हम आम नागरिक हैं और जो हमारी सरकारी योजनाएं जो आती है, ठीक है, जो हमारा नोटिफिकेशन अधिसूचना आता है सरकार की तरफ से, तो इसमें क्या लाती है, उसको हमें समझने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो जैसे पीएम है हमारे, वो बोलेंगे मराठी और लगा देंगे मराठी में, वेबसाइट में उसको रिलीज़ कर देंगे, तो क्या हम झारखंड वाले समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो वही बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्यावहारिक हिंदी की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्यावहारिक हिंदी होता क्या है। ये क्या है व्यावहारिक हिंदी, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने शिक्षा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यावहारिक हिंदी बोलते हैं। एक बार इसकी भूमिका को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो व्यावहारिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन, हमारा डेली यूज़ में, जो हम घर में, स्कूल में, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, बात करते हैं, शिक्षा में करते हैं, व्यापार बिजनेस में करते हैं, प्रशासन में करते हैं, मीडिया तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट एवं प्रभावी संचार स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है कि क्लियर होना चाहिए, हम लोग को पता है कि हिंदी का व्याकरण हो, उसके शब्दकोश हो, सब बहुत सटीक है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है, ठीक है। चलिए, व्यावहारिक हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि ये क्या होती है, सरल होती है, सहज होती है, पारिभाषिक हिंदी की तरह नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है, क्या होती है, क्लियर होता है और सहज होता है। स्पष्ट एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति, क्लियर भी होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा, कंसाइज, ओके। शुद्ध एवं मानक हिंदी का प्रयोग, और हम लोग को इसमें शुद्धता भी हम लोग को अत्यधिक मिलता है, ठीक है। उद्देश्य परक एवं प्रभावी शैली, इसकी शैली भी उद्देश्यपूर्ण होती है, क्या होती है, प्रभावी होती है, इम्पैक्टफुल होती है। फिर समयानुकूल एवं व्यावहारिक शब्दावली। फिर है संप्रेषणीयता एवं सहज बोधगम्यता, इसमें इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने बात को बोल सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस देखिए, दैनिक जीवन में संचार को सरल बनाती है। जो हम डेली लाइफ है उसमें क्या, हमारे कम्युनिकेशन को, जो हम बातचीत करते हैं उसको ईजियर बनाती है। शिक्षा, व्यापार एवं प्रशासन में उपयोगी है। जो शिक्षा है हमारा, स्कूल वगैरह में हम लोग भी यही सीखते हैं। फिर रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है। हिंदी भाषा में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब क्या है, इससे ना थोड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है 20, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मैम आप ठीक है बहुत बार बोलते हैं, तो क्या करें, बच्चा आदत हो गया है। हम ध्यान रखते हैं लेकिन जब ज़्यादा फ्लो में चले जाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना है, ओके।
पहला क्वेश्चन देखिए कि बापू काव्य के रचनाकार कौन है। तो बापू काव्य के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, बेगूसराय के बिहार में हुआ है, उतना भी सिमरिया गांव में हुआ है। फिर है आपका इनका जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर 1908 में। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है। और कब इसे राजभाषा घोषित किसके ये में किया गया था, तो आर्टिकल 343। ठीक है। रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। फिर बापू काव्य का प्रकाशन कब हुआ, 1947 में हुआ। फिर बापू काव्य किस महापुरुष को समर्पित है, तो हमारे महात्मा गांधी को है। बापू काव्य में कितने टोटल कविताएं, तो 7 है। पारिभाषिक शब्दावली की कुछ समस्याएं के लेखक कौन है, भोलानाथ तिवारी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का कब जन्म हुआ, 2 अक्टूबर में हुआ है, देख लीजिए। फिर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, तो पोरबंदर के गुजरात में हुआ है। फिर 12 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है राष्ट्रपिता। ओके। 13 में है कादिले हिंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका, तो सरकारी और प्रशासनिक कार्यों को सरल प्रभावी बनाना। ठीक है। फिर 14 में है कि तकनीकी हिंदी का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, तो तकनीकी का किस में होगा, विज्ञान में होगा, तकनीक में होगा, चिकित्सा का लाइन में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, ये में होगा। ठीक है। व्यावहारिक हिंदी क्या है, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। पारिभाषिक क्या है, किसी विशेष विषय में निश्चित अर्थ वाले शब्दों को। देखिए पारिभाषिक शब्द भी उस टाइम हम सही ही बताएं, लेकिन क्या है कि ये तकनीकी से थोड़ा ये है, ये शब्द है, सॉरी, हाँ वहाँ हिंदी नहीं लिखा हुआ है, शब्द। तो जो हमारा तकनीकी हिंदी में जो यूज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस शब्द को हम लोग पारिभाषिक शब्द बोलते हैं, जिसका क्या होता है, एक निश्चित अर्थ देने वाला होता है। अगर हम नहीं समझते तो अनर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। फिर राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी में। भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है। फिर दिनकर जी को किस अन्य प्रसिद्ध कृति नाम लिखी है, तो रश्मि रथी, इनका ये बहुत फेमस है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय गाइज। थोड़ा कलरफुल बना देते हैं इसको, बाय।